गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग मॉस का लेक्चर नंबर 1 देख रहे थे, जो आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। ये भी आपका इंट्रोडक्टरी ही लेक्चर है, ये भी आपका इंट्रोडक्शन का ही लेक्चर है। अभी 1-2 इंट्रोडक्शन का लेक्चर जाएगा, तो आपका नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मॉस स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ब्रीफ बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो ऑलरेडी ये थोड़ा आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं फिर से आपको समराइज कर देता हूँ। वो जो पिछले सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्कशन और कर दूंगा। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, मॉस का डेफिनेशंस पे आ जाएंगे, उसका इम्प्लीमेंट पे आ जाएंगे, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है और किन किन कारणों से मॉस को पढ़ा जाता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बात करेंगे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 है, हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने सिंपल आपको बोला था कि मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का या साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो बॉडी का क्या बिहेवियर होगा। तो बॉडी हो सकता है आपका रेस्ट में हो, या बॉडी हो सकता है आपका क्या रहे, मोशन में रहे। उसको हम लोग मैकेनिक्स बोले थे, याद होगा आपको। डेफिनेशन भी आपको लिखवाया गया होगा सेकंड सेमेस्टर में, एकदम स्टार्टिंग में ही मिलेगा आपको। उसके बाद मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने आपको बोला था, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बोला था कि ये मैकेनिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी बॉडी, अब यहाँ पे बॉडी स्पेसिफाई हो जाएगा। बॉडी का आने का मतलब होगा रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मतलब मैंने आपको बोला था कि रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बाबू वैसा बॉडी है जिस बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद वो बॉडी अपने शेप और साइज को, मतलब अपने आकार और आकृति में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करता है, वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो ये बोलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, सिंपली अगर किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उस बॉडी का क्या बिहेवियर होगा। तो बॉडी आपका रेस्ट में जाएगा या बॉडी आपका मोशन में आएगा। यही 2 इफेक्ट के बारे में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मॉस बोलता है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उस बॉडी के इंटरनल में, उसके अंदर में क्या इफेक्ट आएगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या इसका बिहेवियर होगा, तो उसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, मॉस के बारे में पढ़ेंगे। मॉस में उसको जानेंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हम मान लें कि आप कोई आदमी है, कोई इंसान खड़ा है, उसके फेस पे या उसके गाल पे कोई एक आदमी खींच के लगा दिया, एक तमाचा मार दिया, तो एक्सटर्नली दिखेगा कि उसका फेस लाल हो गया, लेकिन इंटरनली पता नहीं चलेगा कि उसको कितना गुस्सा आया। तो जो इफेक्ट आपको एक्सटर्नली दिखा उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग कहाँ पे स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स की दुनिया में स्टडी करेंगे। लेकिन इंटरनली उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, हो सकता है वो मार खाने के बाद चुप भी हो जाए, हो सकता है वो मार खाने के बाद तुरंत रिएक्शन दे। तो जो अंदर का इफेक्ट होगा, जो इंटरनल इफेक्ट होगा, कब, जब बाहरी फोर्स लगेगा तब, तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसी में ब्रीफ कर दूँ, ये होता क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखिए, ये सिंपली आपको बोला कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। तो इफेक्ट में क्या होगा, इफेक्ट में आपका बॉडी मे बी आइदर इन रेस्ट, मे बी आइदर इन रेस्ट और मे बी आइदर इन क्या, मोशन, है ना। तो ये ही सिर्फ आप पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इसके अलावा इंटरनली क्या इफेक्ट है आप नहीं पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम बोल सकते हैं कि लिमिटेशन हो गया कि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बताएगा और एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद बॉडी का क्या बिहेवियर हुआ उसके बारे में बताएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि बॉडी आपका डिफॉर्मेबल नहीं होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला आपका है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और दूसरा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड को मैं डिफाइन करूंगा। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सिंपली आपको बोलता है कि किसी बॉडी में फोर्स लगने के बाद वो बॉडी का इंटरनल बिहेवियर क्या होगा, बॉडी डिफॉर्म करेगा। डिफॉर्म करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आना शुरू हो जाएगा जब उस पर कोई बाहरी बल लगेगा तब। तो इंटरनल फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल
फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहाँ क्या कहलाएगा, आपका मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाएगा। इसका डेफिनेशन मैंने उधर साइड में लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्या कि द स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, यहाँ पे स्टडी आपको कैसा करना है, इंटरनल फोर्स, लेकिन यहाँ पे कैसा फोर्स पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स। तो इंटरनल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, तो इफेक्ट में क्या होगा, वो बॉडी डिफॉर्म करेगा, शेप और साइज को चेंज करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स की बात होगी और बॉडी कैसा हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगा। यहाँ पे बॉडी आपका कैसा है, रिजिड बॉडी है, बट यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी का बात करेंगे। इंटरनल फोर्सेस के कारण बॉडी में क्या क्या इफेक्ट जनरेट हुआ, क्या क्या उसमें चेंजेज आया, डिफॉर्मेशंस आया, उसके बारे में जहाँ आप पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ना होगा, आपको मॉस में पढ़ना होगा। ठीक है, एकदम क्लियर कट डाल लीजिए दिमाग में कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक्सटर्नल फोर्स, रिजिड बॉडी और उसका इफेक्ट, तो इफेक्ट क्या होगा, बॉडी में भी आइदर इन रेस्ट या बॉडी में भी आइदर इन मोशन। ठीक है, मॉस में क्या पढ़ेंगे, तो मॉस में पढ़ेंगे हम लोग कि इंटरनल फोर्स और डिफॉर्मेबल बॉडी, तो इंटरनल फोर्स और डिफॉर्मेबल बॉडी, तो यहाँ इसका इफेक्ट क्या होगा, तो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप कर जाएगा, स्ट्रेन डेवलप कर जाएगा, ये सारा चीज डेवलप कर जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टडी ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, deformation that are caused by applied load। मतलब कहने क्या हुआ कि जब किसी वस्तु के ऊपर, जब किसी बॉडी के ऊपर आपने बाहरी बल लगाया, ठीक है, बाहरी बल लगाते गए एक अमाउंट फोर्स का बढ़ाते चले गए, ठीक है, तो एक ऐसा तो अमाउंट फोर्स का आएगा जिस अमाउंट पे ये बॉडी जो मेरा है ये डिफॉर्म करना शुरू करेगा। ठीक है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जिस पे ये अपने शेप और साइज को क्या करना शुरू कर देगा, डिफॉर्म करना शुरू करेगा, है ना। तो वो बाहरी बल लगा, बाहरी बल लगने के कारण इंटरनल में क्या क्या उसका इफेक्ट जनरेट होना शुरू हुआ, इंटरनल में क्या क्या इफेक्ट डेवलप होना शुरू हुआ, इन सारी चीजों के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे, मॉस में पढ़ेंगे। तब क्लियर कट कंसेप्ट है। ठीक है, अब ये मॉस को डिफाइन करने के लिए हमको बस इतना बोलना है 3S। 3S का मतलब क्या होता है, 3S का मतलब होता है, एक S का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ करने का मतलब क्या होगा कि मटेरियल का आपका क्या स्ट्रेंथ है। जब बॉडी में फोर्स लगा तो फोर्स लगने के बाद उस स्ट्रेंथ को कितना उसके पास खुद का स्ट्रेंथ है, तो मैं स्ट्रेंथ को डिफाइन करूंगा। स्ट्रेंथ का मतलब भी आप लोग समझते होंगे, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर तरीके से उसको हम डिफाइन करेंगे। दूसरा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी करने का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी को हम आपके सामने डिफाइन करेंगे। और तीसरा है आपका स्टीफनेस। तीसरा आपका है स्टीफनेस। तो ये स्टीफनेस क्या होता है ये भी हम आपको डिफाइन करके बताएंगे। तो मॉस में ये 3S अगर आप बोल दिए, मॉस आपका डिफाइंड हो गया। एक का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, एक का मतलब हुआ स्टेबिलिटी, एक का मतलब हुआ स्टीफनेस। स्ट्रेंथ क्या होता है मटेरियल का, डिफाइन करेंगे। स्टेबिलिटी क्या होता है मटेरियल का, डिफाइन करेंगे। स्टीफनेस क्या होता है मटेरियल का, हर एक मटेरियल का स्ट्रेंथ अलग अलग। इसका स्ट्रेंथ मतलब दुनिया में जैसा भी मटेरियल हो सबका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। सब आदमी का नेचर जैसे अलग अलग होता है, उसी तरह से आपका मटेरियल का भी नेचर अलग अलग होता है। कोई आदमी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, कोई आदमी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रखेगा, कोई आदमी तुरंत रिएक्शन देना शुरू करता है। तो हर आदमी का जैसे जैसे नेचर आपका अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा तो स्ट्रेंथेबल होगा, कितने फोर्स को बर्दाश्त कर सकेगा। तो दुनिया में जितना भी तरह का मटेरियल है सबका खुद का अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो स्ट्रेंथ क्या है डिफाइन करूंगा मैं, स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करूंगा मैं, स्टीफनेस को भी मैं डिफाइन करूंगा, ये तीनों को डिफाइन कर दूंगा अलग अलग से। तो आपको ये क्लियर कट हो जाना चाहिए कि मॉस क्या है। तो मॉस का सिंपल सा मतलब होगा 3S। और मॉस में इंटरनल फोर्सेस और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कब इंटरनल फोर्स और इफेक्ट, जब उस पर हम बाहरी बल लगाएंगे तब, है ना। ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, जब तक उसके बाहरी बल नहीं लगाइएगा तब तक उसके अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये मॉस का डेफिनेशन। इसके बाद थोड़ा सा फिर हम इधर आ जाते हैं आपके सामने। ये मॉस को मैंने क्लियर किया। उसके बाद आपको है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये जो है ये अभी आपको पढ़ना है। थर्ड सेमेस्टर के मैकेनिकल वाले बच्चे जो हैं
ये मैकेनिकल वाले बच्चे ये अभी पढ़ेंगे। लेकिन यही सब्जेक्ट फिर आपको दोबारा पढ़ना है सिविल वाले को भी, तो सिविल वाले में 4th सेम में आएंगे। तो 4th सेम में जब आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ सॉलिड के जगह स्ट्रक्चर हो जाता है। सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, एक आध चैप्टर अलग है, ठीक है। ये सब सिविल के बच्चे 4th सेमेस्टर में आएंगे तो ये सॉलिड के जगह आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये भी जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आएंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का अगर हम बात करें तो फ्लूइड का सिंपल सा मतलब मैंने आपको बताया है कि वैसा सब्सटेंस जिसके पास बिहेवियर हो जाता है फ्लो करने का, है ना। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, ठीक है। दोनों ब्रांच का जो बच्चा होगा, मैकेनिकल का भी और सिविल का। ये मैकेनिकल और सिविल का कोर पेपर हो गया, ठीक है। जब बच्चा मैकेनिकल का होगा 4th सेमेस्टर में जाएगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसी तरीके से जो बच्चा सिविल का होगा वो भी 4th सेमेस्टर में जाएगा, ये बहुत बड़ा सिलेबस है। सिर्फ अंतर चेंजेस हो जाता है कि सिविल वाले को फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स के नाम से पढ़ना है आपके एसबीटी के सिलेबस के अनुसार, और जो मेरा मैकेनिकल का बच्चा है तो मैकेनिकल वाले को सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ना है। किताब एक ही प्रीफर होता है, ठीक है। सिलेबस अलग अलग है, कुछ टॉपिक्स भी सिमिलर है, कुछ किसी को कम पढ़ना है किसी को ज़्यादा पढ़ना है, तो 4th सेमेस्टर की बात है। तो ये भी आपका एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। ये तो आपके सामने एक अलग सब्जेक्ट है ना। तो ये दोनों सेमेस्टर का बच्चा पढ़ेगा, दोनों ब्रांच का बच्चा पढ़ेगा, एक 3rd में पढ़ेगा एक 4th में पढ़ेगा। ये भी दोनों ब्रांच का बच्चा पढ़ेगा, मैकेनिकल सिविल दोनों का बच्चा पढ़ेगा और दोनों बच्चों में 4th में पढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी को मैंने डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया होगा जब हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जो बॉडी एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करता है, वो रिजिड बॉडी कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। डिफॉर्मेबल बॉडी का डेफिनेशन मैंने लिखवाया होगा। तो डिफॉर्मेबल बॉडी कहता है कि वैसा बॉडी जो शेप अपने शेप और साइज को चेंज कर लेगा, कब? जब उस पर कोई बाहरी बल लगेगा तब। तो यही डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ये आपको पूरे के पूरे मैकेनिक्स में स्टडी करना है ना। और एक चीज आप जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीजें परफेक्टली रिजिड नहीं होती है। एक मैक्सिमम लेवल तक हम उस पर फोर्स लगाएंगे, तो मैक्सिमम लेवल तक फोर्स लगाने के बाद हम बॉडी ऑटोमेटिकली डिफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो परफेक्टली रिजिडिटी नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है ना। फोर्स लगेगा वो टूटेगा ही, जैसे पत्थर को टूटना शुरू हो जाता है उसको क्रशर में डाल दीजिए लेकिन उसको रिजिड मान के चलते हैं। आयरन भी बेंड होना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी हम उसको रिजिड मान के चलते हैं। तो एक पैरामीटर एक कैटेगरी रखा हुआ है, उस कैटेगरी के हिसाब से उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट रिजिड बॉडी को फिर फर्दर 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, 2 क्लास में इसको डिवाइड करते हैं। एक स्टैटिक्स और दूसरा आपका डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स का भी मतलब आप लोग जानते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसको हम लोग स्टैटिक्स को लेंगे। डायनामिक्स भी आपको पता है कि जब बॉडी मोशन में रहेगा तो उसको हम लोग डायनामिक्स को लेंगे। लिखा भी है मैंने, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन रिजिड बॉडी विच आर इन रेस्ट, ओके। फिर यहाँ पे लिखा है मैंने स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी विच आर इन मोशन। एक जगह बॉडी रेस्ट में रहेगा और एक जगह बॉडी मोशन में रहेगा। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपको, ठीक है। ये डायनामिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स को बाइफरकेट करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से क्लास में मैकेनिक्स वाले क्लास में आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स आपका डायनामिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के बाद बॉडी मोशन में आया तो सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से काइनेमेटिक्स में मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि फोर्स और मोशन दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तरीका भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग कभी डेफिनेशन इधर उधर लिखते हैं तो देखो KINE यहाँ पे भी मिलता है, TICS TICS यहाँ पे भी मिलता है। अंतर सिर्फ ये वर्ड का है, MA मतलब माँ। तो जहाँ पे माँ आ जाएगा या माँ आ जाएगी तो उसमें सिर्फ आपको मोशन पढ़ना है, सिर्फ मोशन। MA आ जाएगा तो सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब माँ। जहाँ से माँ गायब है ना, जहाँ से माँ गायब वहाँ पे आपको फोर्स और मोशन दोनों पढ़ना है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, काइनेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि काइनेटिक्स में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन, जर्क, जर्क जो ऊपर नीचे होता है, एक्सेलरेशन में चेंजेस के कारण जर्क आता है, ठीक है, और ये हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो da/dt नेगेटिव da/dt, जैसे गाड़ी में जर्क होता है ना, ऊपर नीचे जंप करता है ना, उसी को जर्क बोलते हैं, और एक्सेलरेशन में चेंजेस के कारण जो डेवलप होगा वो जर्क कहलाता है, ठीक है। जर्क होगा, डिस्टेंस होगा, ये सारा का सारा जो है ये आपका काइनेमेटिक्स में आता है, और ये सब फोर्स लगने के बाद ही डेवलप होता है। बॉडी में फोर्स लगेगा तभी वो स्पीड में आएगा, मतलब बॉडी में फोर्स लगेगा तभी उसमें वेलोसिटी आएगा। एक्सेलरेशन फोर्स लगने के बाद, डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगने के बाद, रिटार्डेशन फोर्स लगने के बाद, जर्क फोर्स लगने के बाद, डिस्टेंस फोर्स लगने के बाद, लेकिन बाद हुआ फोर्स को नहीं पढ़ना है, फोर्स के इफेक्ट को पढ़ना है, तो इफेक्ट आपका क्या होगा, है ना। उसी प्रकार से जब हम लोग दोनों का कंबाइंड इफेक्ट पढ़ेंगे तो उसको हम लोग काइनेटिक्स बोलेंगे, और ये काइनेटिक्स में आपको न्यूटन्स का कितना सारा लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारा का सारा आपको किसमें स्टडी करना है बाबू, ये आपको काइनेटिक्स में। जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ते होंगे F = ma, है ना, तो ये F = ma आपको न्यूटन्स लॉ में पढ़ना है, काइनेटिक्स में पढ़ना है। और भी कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, लेकिन उतना डिटेल में मैं जाऊंगा अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो हम सब चीज एक एक करके वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, जैसे जैसे मेरे को टॉपिक आते जाएगा उस हिसाब से। तो ये मेरा जो था ये ब्रीफ डिस्कशन था, इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है। मॉस में एंटर करने से पहले ये सारी प्रक्रियाएं हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो तुमको पढ़ा, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड तो मैंने आपको बोला कि आपको पढ़ना है थर्ड फोर्थ में, एक फोर्थ के बच्चे को पढ़ना है। ये देखो, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जो आपका मैकेनिक्स का सिलेबस बनाया था, मैकेनिक्स का एसबीटी सिलेबस बनाया है, ये ही दो टॉपिक मिला के बनाया है, रिजिड बॉडी और स्टैटिक्स, पूरा मैकेनिक्स का सिलेबस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये यहाँ देखिए, ये इतना जो आपको पढ़ना है, इतना जो आपको पढ़ना है, ये अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ना है, अप्लाइड साइंस में फिजिक्स जो है इतना पढ़ना है। तो सिर्फ आपको इससे, इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपके एसपीटी डिप्लोमा के सिलेबस के हिसाब से 4 सब्जेक्ट हो जाता है इस मैकेनिक्स से, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका इंजीनियरिंग की दुनिया में, ठीक है। चाहे किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, दुनिया में इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, उसको मैकेनिक्स पढ़ना है। बिना इसके गाड़ी आगे आपका नहीं बढ़ेगा, और इसी से सब निकलता जाता है। ब्रांच वाइज जब सेपरेट होते जाएगा तो ब्रांच वाइज सब सेपरेट होते जाएगा, तो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को पढ़ता है ना। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि मैकेनिक्स में जो 3S मैंने बताया, स्ट्रेंथ क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टिफनेस क्या है, इन सारी ये 3 टॉपिक्स पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।